जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिल होते ही आपको लगे कि पैसों की बारिश होने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। पर मेरे चैनल पर पेरेंट्स जरूर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गाइडेंस मुझे लगता है बच्चे को तो इतनी गाइडेंस चाहिए भी नहीं होती, पेरेंट्स को ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो पेरेंट्स रहते हैं। सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप अपने दिमाग में बात कैसे बिठाओगे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में पहले सेट कर लो कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी से डे 1 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम ये ना सोचे कि मेरी टॉप रैंक कैसे आएगी। टॉप रैंक मेरे भाई आ जाती है, सबकी आती है। जितना आपको चाहिए टू डू मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ PYQ वो आपको क्लास में करा दिया जाता है। बाकी टेस्ट पेपर के थ्रू आपकी नॉलेज एनहेंस होती है। 5000 घंटे आपने पढ़ा, 5500 घंटे आपने पढ़ा, और आपका फ्यूचर तय होता है 6 घंटे के बेसिस पर है। आप समझ लो, आपका क्लैरिटी जो है ना क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, चाहे छोटे लेवल पे हो, 8th 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, आपका रिजेक्शन केवल इस वजह से होता है क्योंकि आपने ना केवल रट्टा मार रखा है। 70-80% कैलकुलेशंस विल बी वेरी सिमिलर टू दोज यू हैव डन ऑलरेडी। जो प्रैक्टिस आपने कर रखी है अपने घर पे बैठ के 5-5.5 घंटे, उसी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है एग्जाम। नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स, आप सबके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जो परिवार है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा उसके अंदर फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का वीडियो बहुत टाइम से बच्चों की गुजारिश आ रही थी कि कैसे हम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, कैसे हम IIT के अंदर सिलेक्शन जरूर अपना इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हम ये बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को रिजेक्ट न होने दें जब हम IIT का एग्जाम लिख रहे हों। तो आइए उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों के लिए जहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम पहुंचती है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। तो प्लीज डू शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस में आता है आपका IIT। आपको पता ही है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज तो काम करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से बच्चे ग्रेजुएट होकर के दे आर एबल टू डू गुड जॉब्स, बहुत अच्छी जॉब के लिए वो रेडी होते हैं। अब कुछ तो ऐसी स्किल्स होती हैं जो या तो वो कॉलेज उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और बच्चे अपने आप को उस 4 साल के अंदर अपने आप को रेडी कर लेते हैं ऐसी जॉब के लिए, और कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो पढ़ाई के बहुत ही बढ़िया माहौल के अंदर बच्चे आपस में ही एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हुए अपने अंदर डेवलप करते हैं। और कई बच्चे तो स्टार्टअप करते हैं, कई बच्चे टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार कर रहे होते हैं या फ्यूचर में करेंगे, ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में PhD करते हैं या फर्दर स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आपने टॉप कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है तो। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिल होते ही आपको लगे कि पैसों की बारिश होने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक ऐसा माहौल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आपका जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा सा या कई केसेस में बहुत अच्छा तेजी से इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आपको आसपास ऐसे बहुत कॉम्पिटिटिव लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे दिमाग वाले लोग मिलेंगे जिनके साथ रह करके आप उनकी सोच को समझ करके आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। एक जंप, ट्रिमेंडस बिग जंप आपके दिमाग में, आपके आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं आपके लिए, वो सबका आपका अलग ही जोन में चले जाते हो आप, है ना। बहुत ही ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, अबाउट योर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब बातें आपको बहुत देखने को मिलेंगी जब आप एक बहुत टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो अगर आपका बच्चा भी IIT या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा से बोला है, बच्चा फिर भी ये वीडियो या यूट्यूब पे आए न आए, पर मेरे चैनल पर पेरेंट्स जरूर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गाइडेंस मुझे लगता है बच्चे को तो इतनी गाइडेंस चाहिए भी नहीं होती, पेरेंट्स को ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो पेरेंट्स रहते हैं, है ना। मुझे लगता है बच्चा तो फिर भी थोड़े टाइम बाद उसे पता चल जाता है कि हाँ मैं ये सवाल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पेरेंट्स के पास ज्यादा डिलेमा होता है, क्योंकि 4 जगह से वो लोग अपने विचार उनके पास आ रहे होते हैं कि ऐसा कर लीजिए ना, अरे शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है, अरे वो कर रहा है। अरे आप जो है थोड़ा सही इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए आप यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे जरूर आइए, है ना। मैं बिल्कुल बेबाक बात करता हूँ, बिल्कुल साफ बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं आई क्लियर्ड IIT एग्जाम। अपने टाइम पे मैंने IIT का एग्जाम क्लियर किया और उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्टी हुई मेरे को इन क्लियरिंग द एग्जाम्स, गिवन भी कि मतलब मेरे को पेरेंट्स की साइड से काफी सपोर्ट था, है ना। मैं कोचिंग भी थोड़ा सा ज्वाइन किया था
और उस टाइम पे इंडिविजुअल था। प्रॉब्लम ये था कि जयपुर के अंदर उस टाइम पे इंडिविजुअल टीचर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आईआईटी में सिलेक्शन कैसे लें, है ना, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आईआईटीज के अंदर बहुत सारी आईआईटीज हैं, पुरानी आईआईटीज हैं, नई आईआईटीज भी बन रही हैं। पुरानी आईआईटीज मेनली आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये हमेशा नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं। बॉम्बे नंबर 1, दिल्ली नंबर 2। ठीक है, और उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी आपका आईआईटी बीएचयू, फिर आईआईटी गुवाहाटी, ये सब रफली पुराने आईआईटीज आ गए आपके हैं। इसके अलावा नए आईआईटीज भी खुले, जैसे आईआईटी मंडी है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी हैदराबाद है मेरे ख्याल से, और बहुत सारे आईआईटीज हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आई थिंक 20 समथिंग आईआईटीज इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड, ये अपने पास है। और इनमें करीब 8-10 हजार या शायद 15-16 हजार सीटें होंगी। ठीक है, और टॉप एनआईटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि एनआईटीज बाद में आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनआईटीज की कुछ कंप्यूटर साइंस की सीटें, कुछ इलेक्ट डिपार्टमेंट की सीटें, कुछ और एआई एमएल की सीटें, जो कि आपको आराम से दिख जाएगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग क्या था, वो लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ एनआईटीज के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो टॉप आईआईटीज के पुराने डिपार्टमेंट उनसे पहले बंद हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि आज का जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग का, कोडिंग का, और बेसिकली मशीन लर्निंग इसके अराउंड चल रहा है, डेटा साइंस के अराउंड चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जॉब इस कैटेगरी में ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये पढ़ के आए हैं, क्योंकि जॉब ज्यादा है तो इनकी डिमांड ज्यादा है कि नहीं। अब एक पर्टिकुलर आईआईटी दिल्ली मान लेते हैं या आईआईटी बॉम्बे मान लेते हैं, क्या उसमें डेटा साइंस की जो सीटें हैं वो 500 हो सकती है? नहीं हो सकती ना, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आइडियल सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देना होता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड वो सब आप समझते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिसमें 1000 बच्चे डेटा साइंस पढ़ रहे हो, या 1000 बच्चे एक साथ एआई एमएल पढ़ रहे हो, या 1000 बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, या साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी और भी चीजें जो बहुत डिमांड में है, शायद मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन इतने सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर, एक ही कॉलेज के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ट्रेन नहीं हो सकते। तो पुराने डिपार्टमेंट जो है वो भी चल रहे होते हैं, और इसी वजह से पुराने डिपार्टमेंट उनका क्लोजिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, और नए इंस्टीट्यूट या पुराने इंस्टीट्यूट जिसमें ये टॉप टेक्नोलॉजी जो सिखाई जा रही है, इनमें बच्चों का रुझान थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आईआईटी में सिलेक्शन कैसे लें, ध्यान रखिए ये वीडियो जो है ना बहुत ही आम बच्चे के लिए, जिसने अपने आप में एक आम जिंदगी गुजारी है, जो हिंदुस्तान के 2 टियर 3 टियर सिटी के अंदर है, वहां से बिलोंग करता है, वहां की आम एजुकेशन उसने प्राप्त की है, वहां के आम स्कूल में गया है, बहुत ही साधारण स्कूल के अंदर उसने अपनी स्कूलिंग कर रखी है अब तक, शायद 7th 8th 9th 10th यहां तक वो अब तक पढ़ चुका है। तो नॉट फॉर टॉपर्स जो बहुत ही अर्बन एनवायरनमेंट में खेले हैं, पले बड़े हैं, सीबीएसई स्कूल, इंग्लिश मीडियम, और 8th 9th 10th में उन्हें पता है कि ओलंपियाड क्या होता है, उन्होंने ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रखी है ना, या आईआईटी के बारे में पता है, थोड़ा सा फाउंडेशन उनका सेट है, उनके लिए नहीं है, बहुत ही आम साधारण बच्चे के लिए कि कैसे आप सिलेक्शन ले लें। मैं बात नहीं कर रहा हूं टॉप रैंक की, टॉप रैंक आपकी आ जाएगी, वो एक जर्नी है। तो अभी से डे 1 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम ये ना सोचें कि मेरी टॉप रैंक कैसे आएगी। टॉप रैंक मेरे भाई आ जाती है, सबकी आती है, मेरे बहुत दोस्तों की टॉप रैंक है। अभी हमारे लिए जानना ये जरूरी नहीं है कि टॉप रैंक कैसे आएगी, वो एक सफर है, वो एक इंटरेस्ट है, वो एक जर्नी है, उसको हम बाद में डील कर लेंगे। लेकिन अभी कम से कम एक बार गरीबी की सीमा रेखा से थोड़ा सा अपन ऊपर आते हैं ना, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं अपने आप को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। अगर आप मेरे स्कूल के टीचर से पूछेंगे या मेरे आस पड़ोस के लोगों से पूछेंगे, तो मैं बस खेलता रहता था और बस नॉर्मल सी जिंदगी थी। ऐसा कुछ खास नहीं था कि मतलब हाँ ये बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं था, है ना, पिन पॉइंट या बॉर्न जीनियस टाइप कुछ नहीं था। मैंने कैसे अपने को रिजेक्ट नहीं होने दिया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आईआईटी जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिनका आप अगर ध्यान रखें, है ना, अपनी तैयारी के स्टार्टिंग के दिनों में, तो आप अपने आप को अगर रिजेक्ट होने से रोक लें, दैट वुड ऑल्सो मीन, इसका भी यही मायने होगा कि आप सेलेक्ट हो गए मेरे भाई। अगर आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं आईआईटी के एग्जाम के अंदर, जेईई मेन, जेईई एडवांस में, तो फिर आप क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। और यही बात का अगर अपन ध्यान रख लें तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा।
अब मेरे केस में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सिचुएशन जो है, मैंने जब इस वीडियो को बनाया तो हमने कुछ कुछ बातें सोची, तो काफी चीजें मैंने देखी कि मैं अपने आप को कैसे अपने आप को संभाला था कुछ सिचुएशंस में। तो वो संभलने की वजह से या बोल लो किस्मत की वजह से कि भगवान ने मेरे दिमाग में एक घंटी भेज दी, टन 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 टन, जैसे घंटी बजती तुरंत ऐसा आता है ना, होश आता रहे, और अरे वो काम तो मैं भूल गया, वो काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई बार दिमाग में घंटियां बजी, कभी किसी ने सितार बजाया, कभी किसी ने ढोलक बजाई, कभी किसी ने तबला बजाया। तो इस तरह से 4-5 जगह से मेरे को कुछ ऐसे साइंस आए कि यार ये मैं गड़बड़ कर रहा हूं, है ना। अब ये भगवान का भेजा हुआ आकाशवाणी बोल लो, या किसी स्वप्न सुंदरी ने मेरे दिमाग में आकर के बोला, क्या तुम मुझे नहीं चाहते, मुझे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं मैं करता हूं। तो ऐसे करके फिर दिमाग में एक अटेंशन आया कि यार अरे यार ये नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह के विचार जो है ना 4-5 बार घंटियां बजी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा, और वो बातें बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन आने वाले 1-2 साल में स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड तक, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत बेसिक हो गया भाई, है मनोज चौहान सर इतना बेसिक से बताएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पता ही नहीं होता है ना। तो हाँ, इसमें एक एक एक्सेप्शन ये है कि आईआईटी जेई का जो मेन का एग्जाम है, जो एनटीए कंडक्ट कराता है, तो एनटीए जो है वो अपने सिलेबस को कई केसेस में स्पष्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे टेंजेंट वाला केस था, प्लेन वाला केस था, तो ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं लास्ट 1-2 साल से कि एनटीए खुद ही कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा, है ना। और कुछ कुछ और भी चीजें हैं जिसके अराउंड अपन बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें खुश होने की बात यह है कि वो भी इतने बेवकूफ नहीं है कि मतलब टिम्बकटू या ढोलकपुर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, तो मान लो आपको ये श्योर होता है कि 90-95% जो आपका सिलेबस है दैट इज वेरी श्योर कि हाँ यहीं से आएगा, है ना, दैट इज यहीं से आएगा। अब मेरे साथ जो अच्छा था, जो मेरी किस्मत अच्छी बोल लो, या जैसे भी आप इस बात को पुट करना चाहें, समझाना चाहें, या मैं जैसे आपको बता रहा हूं, तो मेरे केस में अच्छी किस्मत ये थी कि मेरा जो बोर्ड था वो सीबीएसई बोर्ड था। अब हमारे देश की विडंबना देखिए, ठीक है, कि आप जेई का एग्जाम ले रहे हैं, हमारे देश के कोने कोने से बच्चा जो है टॉप कॉलेज में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, और वहां अपना अलग ही चल रहा है। मतलब अपने अपने स्टेट बोर्ड में अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। स्टेट बोर्ड नहीं हो गया, वो पॉलिटिक्स का मैदान हो रखा है ना। स्टेट बोर्ड पॉलिटिक्स का मैदान हो रखा है। मतलब क्यों नहीं अलाइन कर देते भाई आप, हैं क्यों नहीं अलाइन कर देते? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। खैर पॉलिटिक्स में न जाया जाए, मेरा बस ये एंगल है कि आईआईटी जेई या टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी में आपको जाना है, आपके स्टेट के एनआईटी से आप खुश नहीं हैं, है ना। देखिए अगर आपकी एस्पिरेशन ज्यादा है, बड़ी है, तो बात कर रहे हैं अपन। आपकी एस्पिरेशंस छोटी है कि यार मेरा स्टेट कॉलेज में भी बढ़िया स्टेट कॉलेज है मेरे स्टेट के अंदर, मैं उस स्टेट से अगर इंजीनियरिंग कर लूं तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा, परिवार वाले संतुष्ट हो जाएंगे, मोहल्ले में नाम हो जाएगा, उससे आप संतुष्ट है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिलेबस की टेंशन नहीं है ना, कि मेरा सिलेबस इस ऑर्डर में होना चाहिए। होता क्या है बेसिकली, हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैंने कई बच्चों से बात करी है अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के, तो बोल रहे थे कि सर आपकी जेई की प्रिपरेशन के टाइम पर हमारा बच्चा डबल मेहनत कर रहा है, डबल इंजन की सरकार चला रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की किताब अलग तरह से चलती है, उसमें अलग चैप्टर्स हैं, और हमारे स्टेट बोर्ड में अलग किताबें हैं, अलग तरह से चलता है, तो हमारे बच्चे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये बात और है कि वो फाइनली कन्वर्ज होकर के सारी नदियां जो हैं वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो वो ठीक है। वो फाइनली जब आप 12th के बिल्कुल एंड पर पहुंचेंगे तो आपके चैप्टर्स और एनसीईआरटी के चैप्टर्स की संख्या, क्वांटिटी, तादाद, पूरा सिलेबस ओवरऑल सेम होगा। पर भाई 2 साल तक बच्चे का जो है वो झिंगालाला हु हो जाता है ना, झिंगालाला हु। तो प्लीज ध्यान रखें, अपने सिलेबस को जान लें, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो देख लें। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है तो आज से ही एनसीईआरटी को पकड़ लें। एनसीईआरटी पकड़ लोगे तो उससे बेस्ट रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको एग्जाम के बारे में समझा रहा हूं। अपन पॉलिटिकल बातें न करें, ठीक है। अपन ये सोचें बस एग्जाम क्लियर हो, अपन यूएस जाएं फटाफट, खेल खत्म करें, है ना, टंटा खत्म। तो एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा, इजियर। काम अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। इससे काम आसान हो जाएगा, आपको डबल मेहनत, वहां का भी पढ़ रहे हो, यहां का भी पढ़ रहे हो, है ना। चैप्टर्स काफी सारा कोइंसिडेंस जो है
काफी सारा कॉन्करेंट आपको मिलेगा चीजें, ठीक है। तो एक काम प्लीज जरूर कर लें कि अगर आप आईआईटी जेईई सही में क्लियर करना चाहते हैं तो अर्ली ऑन है ना, थोड़ा सा जल्दी एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करने लग जाए, है ना, थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा नहीं बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो अब ये तो पता है सबको कि पढ़ाई करनी होती है ना, लेकिन पढ़ाई भी कई तरीकों से की जाती है ना, पढ़ाई बहुत तरीकों से की जाती है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब तक जो आपके बोर्ड या आपके स्कूल के अंदर जो आपके साथ किया गया है वो बहुत ही बड़ा छल किया गया आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। मुझे लगता है कि इंडिया में इससे बड़ी चीटिंग जो है, इतने बड़े स्केल पर चीटिंग कभी देखी नहीं गई। मतलब सहारा इंडिया जो है वो भी बहुत पीछे छूट जाएगा। इतनी बड़ी इतना बड़ा चीटिंग जो है इस लेवल पे कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इतने करोड़ों लोगों के साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है। वो ये है कि आपको जो है क्लास 10 तक है ना, और ये बात मुझे बहुत टाइम बाद एहसास हुई, क्योंकि मैं जब टीचिंग इंडस्ट्री में आया, जब मैं एक्चुअली मैं टीचर बना, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई। आप 10th क्लास तक आप क्या करते हो बेसिकली, आपके 100 नंबर होते हैं सोशल साइंस के, है ना, सोशल साइंस, ठीक है, और 100 नंबर होते हैं आपके हिंदी के, 100 नंबर होते हैं आपके इंग्लिश के ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, और सीबीएसई के लिए भी ये बात ट्रू है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो गए आपके 100 नंबर आपके साइंस के, 100 नंबर आपके साइंस के, और 100 नंबर आपके मैथ्स के, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं केवल अभी हमें केवल एक काम, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि नीट के एग्जाम में चीटिंग दोबारा, मतलब सॉरी, अब मैं कह रहा था कि हमें केवल ये ध्यान रखना है, हमें आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, हमें आईआईटी का एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, अपने सिलेक्शन को रुकने नहीं देना है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, कुछ नहीं है भाई मेरा, है ना, मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है, आप तो जानते हो मेरा नेचर, ठीक है, मेरे को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं आई थिंक वोट भी किया कि नहीं किया मुझे याद नहीं, है ना, एक दो बार किया मैंने वोट। तो सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके किसी काम के नहीं है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग। क्योंकि जिस बंदे को मैथ्स और साइंस पढ़ना आ गया, समझ में आ गया, वो लोगों को लगता है कि इंग्लिश टॉकिंग इज गुड, ठीक है। अरे इंग्लिश टॉकिंग इज हट, एवरीबडी कैन टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। आपको अगर मैं यूएस भेज दूं ना भी 20 दिन के अंदर, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश ठीक ठाक बोलने लग जाएंगे। कोई ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना। वो इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ आया था ना, रेखा की मूवी थी, किसकी थी, श्रीदेवी की शायद मूवी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल करके आप जो है अपना काम चला सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग के लिए या रोबोट चलाने के लिए इंग्लिश सीखने की जरूरत है, पर वो ऐसी नहीं कि कम्युनिकेट करते टाइम ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यू हैव टू बी आर्टिकुलेट, यू कैन बी आर्टिकुलेट, यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, है ना, विदाउट एक्चुअली हैविंग पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी इंजीनियरिंग के लिए जितना कि आपके लिए साइंस और मैथ्स है। साइंस में भी आपका बायो आता है, आपको अगर ध्यान हो तो बायो की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको केवल 3 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए इंजीनियरिंग में टॉप करने के लिए, पीसीएम नाम है उनका, ठीक है। तो 10 तक बच्चा जो है ना उसका सुपड़ा साफ होता है। सुपड़ा साफ मतलब आज की तारीख में आप आईआईटी की जनता को देखें, बहुत सारे जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं इस बात से अनजान हैं, ठीक है। मैं खुद देखता हूं, क्लास 11th में बच्चा आता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिसमें सुपड़ा साफ होता है, कैलकुलेशन नहीं हो रही है ना, स्पीड नहीं आ रही है ना, कैलकुलेशन हैवी आते ही बच्चा फैल जाता है ना। तो प्लीज ध्यान रखें, मैं मान रहा हूं इसमें 100 आएंगे, बोर्ड में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें, लेकिन आप सॉल्व करना ना भूलें, प्लीज ध्यान रखें। आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आपके 2 सब्जेक्ट साइंस और मैथमेटिक्स पर 9th क्लास से ही, 9th क्लास से ही आपको इनकी जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोशिश ये करें कि तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी का मतलब होता है, और पेरेंट्स स्पेशली कान खोल के सुन लो, बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कराएं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। आंसर को लिखने की एबिलिटी जो होती है ना, वो होती है रट्टा मार करके अच्छी राइटिंग में लिख दिया, बोर्ड्स में नंबर आ गए, आप खुश हो गए, वो आपके लर्निंग का ट्रू आउटकम नहीं हो सकता। आपको सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, उसका आपको थोड़ा बहुत झलक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिख जाएगी। और प्लीज ध्यान रखें, ये
जो 10th के अंदर जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कहते, वो तो डायरेक्ट आंसर है, टिक 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 करके आप सवाल कर सकते हो। उनको प्लीज डोंट यूज दैट एज अ मापदंड, उसको मापदंड के लिए इस्तेमाल ना करें। थोड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़े हैवी क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में करना है ना, वो फिर एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो रीड ना करें, केवल रीड करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका सोशल स्टडीज है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें आपको जमा जमा के लिख दो, अच्छी राइटिंग में लिख दो, आंसर को याद कर लो, वो वाले की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करने वाले की बात कर रहा हूं। सवाल को सॉल्व किया, समझा, थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, चीजें बदली, डेटा बदला, आपको फॉर्मूला पता है, आपने उस बदलाव के बावजूद उस सवाल को सॉल्व कर लिया, उनकी बात कर रहा हूं। तो प्लीज ध्यान रखें, ये सॉल्विंग के लिए बचपन से 55 होने का इंतजार न करें, ठीक है ना, कि मैं बाद में कर लूंगा, मैं 11th में आके ही करूंगा। शुरुआत से करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक आती है, 1-2 रेफरेंस बुक ले सकते हो, उनको कंप्लीट करो। साइंस और मैथ्स का मैंने खुद ने अपने टाइम पे लखमीर सिंह मंजीत कौर किया था, ठीक है, उसकी वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा बेटर हुआ बाकी बच्चों के कंपैरिजन में 9th-10th में, ठीक है। तो रीजन टू रिजेक्ट क्या होता है कि आपको जो है कंफ्यूजन होगा, है ना, आप समझ रहे हो, आपका क्लैरिटी जो है ना क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, चाहे छोटे लेवल पे हो, 8th 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, आपका रिजेक्शन केवल इस वजह से होता है क्योंकि आपने ना केवल रट्टा मार रखा है। जब आप सवाल सॉल्व करते हो और देखते हो यार एक ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, यार इनमें से कौन सा सही होगा, फिर आप अपनी रीजनिंग अप्लाई करते हो, फिर आप याद करते हो कि वो अच्छा वो लाइन लिखी थी, हाँ नहीं नहीं वो तो गड़बड़ है, ये लाइन की वजह से ये वाला ऑप्शन सही है। तो जब रीजनिंग आती है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, कि ये सवाल ऐसे होंगे, कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए। अब मेरे केस में क्या था, मेरे केस में एनटीएससी नाम का एग्जाम उस टाइम पे होता था, जिसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते थे, सारे क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, 100 मेंटल एबिलिटी, 20 मैथमेटिक्स, 40 सोशल साइंस, 40 साइंस। तो मेरे केस में मैंने तो खूब जम के तैयारी करी 10th क्लास में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब अप्रैल मई जून से धमाधम एनटीएससी की प्रिपरेशन करी है। तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि मेरे केस में एनटीएससी ने मतलब एनटीएससी की वजह से रंग आया, ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी हुई और फ्यूचर में मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी कर चुका था, है ना, ठीक है। 11th-12th में इतना दिक्कत नहीं हुआ, भले आईआईटी का एग्जाम उस टाइम पे सब्जेक्टिव था, ठीक है, पर स्क्रीनिंग जो होता था ना, जेई, मेरे टाइम पे स्क्रीनिंग होता था, वो ऑब्जेक्टिव था। भाई कई बच्चे बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं, ठीक है, कई बच्चे और कई पेरेंट्स बोलते हैं आप यू आर प्रो कोचिंग, है ना, आप कोचिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप कैपिटलिस्ट थॉट है आपका, वो कम्युनिस्ट थॉट है आपके, ना। मेरा कोई थॉट वॉट नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको एक सुझाव देने आया हूं, मानो मानो, नहीं मानो अपने घर जाओ, ठीक है। तो कोचिंग ज्वाइन करना आपके लिए फायदेमंद रहता है, अब कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता वो और बात है ना, वो वाली सिचुएशन उसको बाद में डील करेंगे। बट अगर किसी बच्चे ने अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसको फायदा होगा, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट गाइडलाइन होगी, परफेक्ट टाइम टेबल होगा, उसे खुद अपने लिए टाइम टेबल, उसे खुद अपने लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं, उसे खुद अपने लिए सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, उसमें वेटेज कैसे आएगा, वो डे 1 से सॉर्टेड होता है। आप 9th में कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, चाहे आप 10th में मेरा पार्थ बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप ये देखो 10th के अंदर पार्थ बैच के अंदर बिल्कुल सही तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और खूब सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर 10th से बच्चा आईआईटी की या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फाउंडेशन सॉलिड करना चाहता है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो आप पार्थ बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत काम का है क्योंकि इसमें ना हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खूब सारे दे रहे हैं और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसके भी रेगुलर असाइनमेंट जा रहे हैं, है ना, बहुत रेगुलरली जा रहे हैं। तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ट्राई कर सकते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। 9th वाला भी अपने इंटरेस्ट की से 9th वाला भी अगर अपने इंटरेस्ट से आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो बढ़िया कर सकते हो। मेन मुद्दा क्या है अपने प्रिपरेशन के अंदर, टाइम बचाना। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दिवाली मना लो, आप होली मना लो और सब त्योहार है ना बहुत अच्छे से आप मना लो और क्या कहते हैं, और बाकी लोग जो है वो अपना पढ़ रहे हैं और तुम एंजॉय कर रहे हो। ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है ना, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक आध नहीं, दिवाली पे कम पटाखे, है ना, और भी कई त्योहारों में आपको हर फैमिली मेंबर के घर जाकर के मिलना, पैर छूना, वो नहीं हो पाता है ना, वो नहीं हो पाता, उसका उसका उसका
उसका रीजन है आईआईटी एग्जाम बहुत टफ है, उसका नेचर बहुत टफ है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेंगी। आपको अपने टाइम को, भले ही आप पढ़ो मत, लेकिन आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि उछल कूद करके पूरे मोहल्ले के 10 चक्कर लगा रहे हो सुबह सुबह और शाम को भी, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप, है ना। इतना टाइम, इतना बैंडविड्थ नहीं होता, ठीक है। आपको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप लेट जाओ, आराम से रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकते हो, थोड़ा गिटार बजा सकते हो, है ना, थोड़ा गाना गा सकते हो बाथरूम के अंदर, ठीक है, 4-5 मिनट। कोचिंग ज्वाइन कर लो आप, है ना, ये बेस्ट रहता है। इससे आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाती है। अच्छी, जितनी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करोगे उतना बेटर रहता है। जैसे करियरविल कोचिंग है, उसके अंदर टॉप टीचर्स हैं। हम सब लोग रफली करीब 20 साल एक्सपीरियंस है, केवल मैं हूं शायद जो 18 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट बाकी सब लोग 20 साल एक्सपीरियंस है। टॉप रैंकर प्रोड्यूस करने के लिए इससे बेटर टीम आपको इंडिया के अंदर ऑनलाइन नहीं मिलेगी, है ना, ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा स्कूल 8th 9th से, है ना, अच्छा स्कूल आपका 8 9 से होगा, उससे बहुत फायदा होगा। मेरे केस में क्या था, मेरे केस में मेरा स्कूल था एमपीएस जवाहर नगर, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कूल था, मतलब मैं बहुत हद तक, बहुत सारे कारण है मेरे सिलेक्शन के, बट किस्मत में एक ये भी था कि एक अच्छा स्कूल था, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव बच्चे थे। और स्पेशली 11th 12th के अंदर मेरे सेक्शन के अंदर, और 10th के अंदर भी, 9th के अंदर भी मेरे सेक्शन में बहुत ही तोड़ू बच्चे थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो थे ना, मेरे केस में 11th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के अंदर ज्यादातर बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। मतलब ऑफिशियली वो एक इंडिविजुअल कोचिंग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए वो जा रहे थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि कोचिंग जा रहे थे, तो क्लास में एक जैसे ही माहौल था। और माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि वो बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उस बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा भी कौन से क्वेश्चन में फंसा हुआ है। तो ये सब बातें स्कूल के अंदर होती थी। हम लोग काफी हद तक कुछ केसेस में इग्नोर कर देते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस, लेकिन अगेन उस टाइम पे पढ़ ही रहे होते थे या डिस्कस कर रहे होते थे, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एडवांटेज, इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों को कि अगर 6th और 7th में आपका स्कूल अच्छा नहीं भी है, कॉम्पिटेटिव नहीं है, तो आप 8th या 9th से भले ही घर से थोड़ा दूर हो, अच्छा स्कूल हो जिसमें बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई की ओर जिनका थोड़ा ज्यादा ध्यान हो, आपके घर से दूर भी है तो भी प्लीज ये काम आपको करना पड़ेगा। वो वर्थ इट होता है ना। जरूरी नहीं है दिन के 24 घंटे आप सारे के सारे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और उनसे पढ़ाई के आवर्स में कन्वर्ट कर पाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए आपके 8 से 10 घंटे बहुत हैं, 8 9 10th के अंदर 8-10 घंटे भी आपने पढ़ लिया तो आपका बहुत अच्छे से सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो घर से भले ही दूर हो लेकिन स्कूल के अंदर अच्छे बच्चे आते हो, फ्यूचर में आईआईटी और नीट के अंदर स्कूल से बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हो, तो अपने घर से भले ही दूर हो, प्लीज ट्राई कर लीजिएगा एक बार, है ना, स्कूल चेंज करने का, ठीक है। आई हैड ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल 9th क्लास के अंदर, मेरे पापा ने मेरे को ब्रिलियंट का मटेरियल दिया था और उस वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे आपके जो 11th और 12th में आने वाले थे, वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हो चुके थे। तो मुझे थोड़े बहुत बेसिक्स जो है क्लियर थे, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था। जब मैं 11th में पहुंचा तो मुझे कुछ चीजें पहले से पता थी, है ना, तो फायदा होता है उससे। भाई अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर ली हो, है ना, तो ऐसा नहीं ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाता है। एक तो लोगों को लगता है कि 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, ऑफलाइन कोचिंग में सिलेक्शन हो गया। करियरविल में जूम बैच ले लिया, 20,000 25,000 दिए, सिलेक्शन हो गया है। या करियरविल का वो सब्सक्रिप्शन लिया, 5,000 रुपए दिए, सिलेक्शन हो गया। मनोज चौहान की क्लास में आते हैं, सिलेक्शन हो गया। अरे भाई क्लास में आना एक पार्ट है, वो पूरा हार्ट नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट इज नॉट द हार्ट ऑफ योर जर्नी। दिल नहीं है पूरा, है ना, पूरा कंप्लीट वो आपका ऑफरिंग नहीं है। कंप्लीट ऑफरिंग जो है हमारी साइड से तो हम करते ही है कि आपको टॉप क्वेश्चन कराते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें ये लगेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये लेकिन इसमें ऐसे थॉट आएगा, ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन प्लीज अपने अपने बाप के पैसों पर घमंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मैंने बहुत अच्छे कोचिंग में हूँ, बहुत अच्छे हॉस्टल में हूँ, वहां पर कपड़े कपड़े धोने के लिए भी बंदा है, और यहाँ पर तो एक जिम भी दे रखा है हॉस्टल के अंदर, कोटा के टॉप हॉस्टल में रहता हूं मैं, तो वो किसी काम का नहीं है भाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे वो क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल है। मैंने आज तक स्विमिंग करने नहीं गया मैं, है, स्विमिंग पूल है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में। हमारे यहाँ जिम है, मैं गया हूँ जिम, है ना, 2 साल से यहाँ, 1.5-2 साल से यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जिम गया हूँ, शायद 8-10 बार गया हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वो कुछ चीजें हैं, है ना, होटल है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर ये सोच करके नहीं शिफ्ट हुआ हूं कि मैं रोज स्विमिंग पूल जरूर यूज करूंगा। अरे वो पार्ट है, मस्ती के लिए है कि ठीक है कभी पैर डाल के बैठ गए, है ना।
प्लीज ध्यान रखिए, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, अब उसके टॉप बैच में आना आपका अगला लक्ष्य है। अपने अगले लक्ष्य के बारे में जरूर सोचा करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज अचीव कर ली फिर उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। नहीं भाई, ये टॉपर्स की या सिलेक्शन की निशानी नहीं है। ठीक है, आपको टॉप बैच में आने की कोशिश करनी है। जिस भी शहर में आप हैं वहां के जो है टॉप बैच में आप आने की कोशिश करिए। तो अगला टारगेट आपका तुरंत रेडी होना चाहिए। एक टारगेट पूरा हुआ नहीं, अगला टारगेट आपके सामने तुरंत रेडी होना चाहिए। और पेरेंट्स इसमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। टीचर्स वगैरह से बात करते रहोगे तो इंप्रूव होता रहेगा आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी शायद वीक चल रहा हो, और आप फिर टॉप बैच में आने की कोशिश करें, है ना। टीचर्स की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से, रूटीन बना करके, है ना। जैसे भी आप जानती है, मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस डालता रहता हूं कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, अपने शेड्यूल को मैनेज करें, है ना। कैसे अपन कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करें लगातार 1.5, 2, 3 साल, जब भी आपने आईआईटी का या ओलंपियाड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। डोंट रन फ्रॉम डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। मेरे केस में क्या था, किस्मत की बात है, हमारे टाइम पे जेई होता था सब्जेक्टिव, तो सारे ही क्वेश्चन जो हम होमवर्क में ट्राई कर रहे होते थे वो डिफिकल्ट होते थे। तो हम तो बहुत ज्यादा निराश हो जाते थे कि यार सवाल 10 में से 2 नहीं बन रहे, 1 नहीं बन रहा, क्योंकि उस टाइम पे नेचर ही ऐसा था पेपर का कि 10 में से आपने 2 कर लिए ना, 10 में से 2 कर लिए, या 15 में से आपने 3, 4, 4, 5 कर लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, है ना। उस टाइम पे नेचर ऐसा था। तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, ठीक है, कि मुझे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है करने थे। तो उसमें फिर आदत हो गई थी कि यार आधे घंटे बैठ के सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आज कल मैं देख रहा हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस तरह से नहीं सोच रहे कि आधे घंटे में क्वेश्चन हुआ तो वो एक अचीवमेंट है। अरे भैया, जेईई एडवांस का क्वेश्चन किए हो, अचीवमेंट है भाई वो। तो प्लीज ध्यान रखिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर डिफिकल्ट क्वेश्चन से दूर न भागें। वो आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं एग्जाम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। जो आप कॉन्सेप्ट करते रहते हो ना, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं भाई। आपको कॉन्सेप्ट सीखते हो आप मैथमेटिक्स में, स्पेशली जब आप एक बड़ा तगड़ा सवाल कर लेते हो तब आपको क्लियर होता है, अरे यार फॉर्मूला तो किसी काम का ही नहीं है। फॉर्मूला डेरिवेशन फिर भी काम का था क्योंकि उससे ये सवाल हो रहा है। फॉर्मूला किसी काम का नहीं, फॉर्मूला रटने से तो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्वेश्चन तो 3-4 चीजें जो है मिला करके सवाल बनाए। तो प्लीज ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे। भले वो दिन के 3 हो 4 हो, लेकिन करने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, उन्हीं से सिलेक्शन होता है। स्मॉल क्वेश्चंस जस्ट हेल्प यू। देखिए, छोटे क्वेश्चंस करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो तो सब करते हैं, वो सबको आता है। वो जितने 15 लाख बच्चे बैठे हैं ना, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी का कुछ भी पूछ लोगे, उन 12-15 लाख बच्चों को आता है वो। आप समझे मेरी बात। उन 15 लाख बच्चों को वो सारे 11th क्लास के मैथ्स के फॉर्मूले आते हैं जो एग्जाम देने बैठे हैं। उसका कारण ये, वो व्यक्ति विशेष जो है एग्जाम देने के लिए आया है तो कुछ सोच के ही आया है। भाई 12th का बच्चा जो टोटल हमारे इंडिया में है वो तो 80-90 लाख बच्चा होगा, सारे बोर्ड्स के मिला करके, मैथ्स की बात कर रहा हूं। या चलो 50-60-70 लाख होगा, लेकिन उसमें से 10 लाख 12 लाख बच्चे ही जो है जेईई का एग्जाम दे रहे हैं। तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको छोटे क्वेश्चंस करने होते हैं। फॉर्मूला याद कैसे करोगे? केवल रट्टा मार के कर लोगे क्या? फिर ये भूल जाओगे, फिर वो भूल जाओगे, फिर वो अ ट क म क ख ग घ र अज ज ज व, तो ऐसे भूल जाओगे आप। ठीक है, तो वो छोटे क्वेश्चन करने का जो किक मिलता है ना, हाँ मेरा आंसर आ गया, हाँ 2 स्टेप में मैंने कर लिया। अरे वो सवाल ही 2 स्टेप का है जाने मन। ठीक है, वो सवाल ही 2 स्टेप का है। तो प्लीज 2-2 स्टेप के सवाल करके अपने आप को हैप्पी ना करें। ठीक है ना, ओके। करना है तो अच्छा करो भाई। मारा तो शेर मारा है, ये गीदड़ मारा तो क्या मारा है। तो और ये चीजें जो है ना, ये बोर्ड के एग्जाम में अच्छी लगती हैं। पापा PBPHHB, है ना। ठीक है, तो ये सब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छा है। आप किसी भी अच्छे बच्चे से पूछोगे ना, टॉपर बच्चे को, उसको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो ये पापा ये सब नहीं करता है। ठीक है ना, ये कोई नहीं करता भाई। 11th में जाकर के कोई नहीं करता, और 10th में भी एक टाइम बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन देखोगे तो ये कोई नहीं करता। वैल्यू याद करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं ट्रिक्स बताता हूं। ठीक है, तो याद करना है, पर समझ रहे हो, ये नमक चीनी, नमक आटा, आटा नमक, ये आपका नमक है, आटा नहीं है। अगर आप इसको नमक बना रहे हो ना, तो आप फिर आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ये नमक है केवल, दिस इज ओनली नमक। ये, और मेरे भी कई नमक है, अलग अलग टाइप का सॉल्ट आता है, नमक हो टाटा का। ठीक है ना, तो नमक है। आगे
बहुत सारे बच्चों को लगता है जेई के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना होता है, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस करके ही हम आईआईटीएन बनते हैं, है ना, ऐसे अवतार होता है आईआईटीएन का। ऐसा नहीं है भाई, सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप अपने दिमाग में ये बात कैसे बिठाओगे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में पहले ये सेट कर लो कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप एक टॉपिक भी अगर ढंग से खोल दोगे ना तो उसमें पीएचडी करके ही बाहर निकलोगे। तो वो टाइम तो 4-5 साल का है, तैयारी के लिए आपके पास 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप किसी भी एक टॉपिक में, अगर मैट्रिक्स में अगर मैं धागा खोल दूं ना तो वो आपका कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करके ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दिस। सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में मत सोचिए, हर तरह का क्वेश्चन में एक्सपर्टाइज मेरे को हो जाए ऐसा हासिल करने का मत सोचिए। बस आप जो है आईआईटी के लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज उनको आप समझ लीजिए कि इनको करने का बेस्ट तरीका ये है। अगर वो भी नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीने बाद लौट के आएंगे तो दिमाग ज्यादा मैच्योर होगा, ज्यादा बेटर अप्रोच से आप उस सवाल को कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी स्पीड से आप सवाल को कर पाएंगे। और हर सवाल एग्जाम में वैसे भी करना नहीं होता, आपको जानकारी होनी चाहिए कि होता कैसे, ताकि आप ये जान पाए अपने एग्जाम के अंदर कि ये एग्जाम में नहीं करना है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखें, मोगेम्बो कभी मिस्टर इंडिया के अंदर बहुत खुश नहीं हुआ था, वो खुशी हो पाया था। तो आपको भी हर चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसमें आपको अबव एवरेज लेवल जरूर हासिल होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन कोई ना रोक पाए। अबव एवरेज लेवल, पीएचडी नहीं करना है, वेरी गुड ऐसा भी नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कर लीजिएगा, है ना, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कर लीजिएगा। अगर आप अभी से वेरी गुड करने की कोशिश करेंगे तो आपके दूसरे तीसरे सब्जेक्ट वीक रह जाएंगे। इसीलिए बोल रहा था वेरी गुड, आपकी तैयारी चल रही है तो मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी भाई। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने टीचर्स को ट्रस्ट करें, है ना, अपने टीचर्स को ट्रस्ट करें, है ना, और नोबडी इज परफेक्ट, ध्यान रखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं, तुम एंड मोस्ट ऑफ अस आर एवरेज इन अंडरस्टैंडिंग। तुम, मैं और हम, हमारे जैसे बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानी, है ना, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग एवरेज ही है। बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम, 1 in a million, मतलब 10 लाख में से एक जो है जीनियस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हम सब लोग एवरेज ही हैं। बस हमने क्या किया है, सारा खेल हैमरिंग का है दोस्त। बस बार बार एक चीज को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन करते रहते हैं। अब क्वाड्रेटिक में तुम्हें क्या लग रहा है, लोकेशन ऑफ रूट पे क्या 100 सवाल है क्या? आईआईटी जेईई एडवांस में लोकेशन ऑफ रूट पर पिछले 20 सालों में 2 सवाल है। अब वो 2 सवाल करने के बाद आप ये मान लो कि 2-3 महीने बाद आपको सारे के सारे टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ रूट, उनके ग्राफ याद हो जाते हैं, उनकी कंडीशन याद हो जाती है। बच्चा भयभीत कैसे होता है, एक तो टाइप 4 या 5 है लोकेशन ऑफ रूट के, उनके अंदर कंडीशन अलग अलग है, तो डे 1 को वो भयभीत होता है। लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद जब वो बार बार आती हैं चीजें, बार बार रिवाइज होता है, बार बार वो मॉड्यूल करता है, तो फिर उसके बाद उसे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है, बढ़िया हो जाता है उसका, है ना, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखें, अपने टीचर्स को ट्रस्ट करें, उनका जो पेस है, जिस तरह से वो सिलेबस को करा रहे हैं, वो बहुत जानकार है, उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन कराया है। मैं 2011 से ये ऑनलाइन लर्निंग के अंदर हूं, ठीक है। बहुत सारे फीडबैक आए, उन्होंने ये बोला कि सर आपका जो जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स कि ये सब्जेक्ट पे लाइन ड्रॉ कर देना है, समझे, ये टॉपिक पे लाइन ड्रॉ कर देना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, उसके आगे बढ़ना है अपने को रिवीजन के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, ठीक है। आपको एक टाइम पर, नहीं तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना दोस्त। सिलेबस क्या 4 साल बाद करना है क्या, सिलेबस तो अभी करना है ना। तो जितना आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए टू डू मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ पीवाईक्यूज, वो आपको क्लास में करा दिया जाता है। बाकी टेस्ट पेपर के थ्रू आपकी नॉलेज एनहांस होती है, आपका लिमिटेड टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस होता है थ्रू मॉक टेस्ट, है ना, आपके टेस्ट एनालिसिस के थ्रू। क्लिक इन एग्जाम, बहुत सारे बच्चे जो है ना, जब वो एग्जाम देने लगते हैं और अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार मुझे दुख के साथ सूचना देनी पड़ रही है कि एग्जाम में सर क्लिक नहीं हुआ, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुआ, ये कैसे होगा ये वाला, ये मैं आता तो था, मैंने पढ़ तो रखा था, मैं जानता था, मैंने खूब प्रैक्टिस करी थी, लेकिन क्लिक नहीं हुआ। अरे तो एग्जाम में कौन सा तेरे को भाई 100 आउट ऑफ 100 चाहिए है, 100% मार्क्स चाहिए क्या? छोड़ देना भाई, ये किसी ने मना किया है क्या? अरे सिलेक्शन के लिए तो 35% में भी काम हो रहा है ना अपना, 35%, 40% इज सिक्योर।
आपको जब 5 में से 2 सवाल करने पे आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, छोड़ दो। और इसी बात की अपने को मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी होती है। क्लिक नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात, घर पे डबल क्लिक कर लेना ना भाई। मैंने IIT जेईई का एग्जाम दिया, मुझे याद नहीं कितनी देर का हुआ था मेरे टाइम पे एग्जाम, 3 घंटे या 6 घंटे का हुआ होगा। आपका एग्जाम कितनी देर का है? 6 घंटे का। और घर पे पढ़ाई कितनी करी है? आप मल्टीप्लाई करके देखो, 365 होते इंटू 2 कर लो, इंटू 8 घंटे कर लो, करीब करीब रफली, है ना। मेरे ख्याल से 600 700 7 8 56, मतलब 5000 घंटे आपने पढ़ाई करी 5 घंटे के लिए। तो उन 5 घंटों से, उन 6 घंटों से आपका डिसाइड हो रहा है। और पढ़ाई के समय मोटा माटी मतलब अगर थोड़ा 10th का भी जोड़ना चाहते हो तो ठीक है, रफली मैंने जोड़ा है, ठीक है। 5000 घंटे आपने पढ़ा, 5500 घंटे आपने पढ़ा, और आपका फ्यूचर तय होता है 6 घंटे के बेसिस पर, है। आप 5-6 हजार घंटे पढ़ करके आए हो और आप 6 घंटे में अपने भविष्य का जो है जो भी आपका फ्यूचर आउटकम है, कॉलेज जो मिलेगा, वो इसके बेसिस पर तय होगा। तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन बेटर है? क्या ऑप्शन बेटर, लीव करना या फिर वहीं पर फाइट मारते रहना कि मैं एग्जाम में करके आऊंगा यार, अचीवमेंट तो ये होगा कि एग्जाम में करके आऊंगा। तो ये इस चीज से बहुत सारे लोग है ना, मतलब उठ नहीं पाते। जैसे माँ जो है सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, वो कभी इस बात से ऊपर नहीं उठ पाती, ठीक है ना। माँ जो है सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है ना। तो इस बहुत सारे लोग है ना, जैसे अपने एक एक दिल के कोने में जो पहला प्यार होता है उससे उभर नहीं पाते, ठीक है। फर्स्ट लव इज ट्रू लव, ठीक है ना। तो भाई ठीक है, वो ठीक है, वो इमोशनल आपका एक रहता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है, अभी फिलहाल हमें सिलेक्शन लेना है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के बारे में मैंने पहले ही बोला आपको, मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमें प्रैक्टिकल रहना है, हमें सिलेक्शन लेना है। एक बार हमारा 5 घंटे के अंदर हमारे पास वो नंबर आ गए, मतलब 35-40% आ गए आपके पास, फिर तो जो करना है करना भाई, फिर तो नंगा नाचना फिर एग्जाम के अंदर, मुझे क्या करना। पर 5 घंटे के अंदर इतने नंबर तो लेकर के आ कि तेरा 35-40% आ जाए और तेरा सिलेक्शन श्योर हो। बाकी बातें बाद में कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखें, फाइट आपको घर पे मारनी है, होमवर्क करते टाइम मारनी है, एग्जाम के अंदर फाइट नहीं मारनी है। जो फाइट मार करके घर पे आपने जो सीखा, आपने जो मॉक टेस्ट देकर के सीखा, उसे अप्लाई करना है इन 6 घंटों के अंदर, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और देखिए, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होता है वो 5-5.5 घंटे के अंदर वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लेता है। उसे आइडिया लग जाता है 5-5.5 घंटे के बीच में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही कि उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब उसके बाद उसे रैंक लेकर के आनी है, तो और कितने वो नंबर स्कोर कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सिलेक्शन अपना ले लेते हैं, तो उनको 5-5.5 घंटे के आसपास डेफिनेटली एक निर्णायक पॉइंट आता है जहां पर उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। देखिए, भी अपन बात करते कि क्लिक करेगा एग्जाम के अंदर तो थोड़ा छोड़ दो, अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो, यानी कि 5-5.5 हजार घंटे पढ़ के आप जब एग्जाम में जाते हो तो जरूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चन करो। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं करने, छोड़ दो। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखो तो डेफिनेटली आपको क्लिक जरूर करेंगे चीजें, क्योंकि IIT जेईई मेन हो चाहे IIT जेईई का एडवांस का एग्जाम हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस, चीजें, कॉन्सेप्ट, फंडे, एनसीईआरटी से चीजें या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चीजें रिपीट होती ही हैं। ये एग्जाम का नेचर ऐसा है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस ऐसी हैं, ग्राफ ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, फॉर्मूले ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें एग्जामिनर के हाथ में नहीं होता कि वो रिपीट न करने दे। वो रिपीट होंगी भाई, 70-80% कैलकुलेशंस विल बी वेरी सिमिलर टू दोज यू हैव डन ऑलरेडी। जो प्रैक्टिस आपने कर रखी है अपने घर पे बैठ के 5-5.5 हजार घंटे, उसी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है एग्जाम। तो और उस हिस्से को और मजबूत सशक्त करने का, सिलेक्शन को इंश्योर करने का यही तरीका है कि आपका डे 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान होना चाहिए। उससे आपको केवल यह आइडिया नहीं लगता कि एग्जाम में इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह का पेपर आएगा, आपको यह भी आइडिया लगता है कि भाई एग्जामिनर के दिमाग में है क्या, वो किस तरह से आपको फंसाएगा, ऑप्शंस दे करके, चाहे लैंग्वेज के अंदर फंसा करके, चाहे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, बहुत अलग अलग तरीकों से। तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होता है PYQ से। अगर आपको एग्जाम को फोड़ना है, किसी भी एग्जाम को फोड़ना है, तो PYQs करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो 2, ढाई, 3 साल
तैयारी करते हैं आईआईटी जेई मेन और एडवांस एग्जाम की, तो मैं 11th क्लास से बोल देता हूं भाई देखो जेई एडवांस के आपको 20 साल के पेपर करने चाहिए पीवाईक्यूज, तो 20 साल मतलब 40 पेपर हो गए। जेई मेन के आपको कम से कम 2 साल के पेपर करने चाहिए। एक्चुअली कारण क्या है इसमें कि इसमें 38 ईयर हो गए, क्योंकि 38 पेपर्स होते हैं ना, 19 पेपर्स पर ईयर। अब देखिए इसमें मॉक्स को आप कैसे अपने लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो आप थोड़ा अपने हिसाब से शेड्यूल तय कर सकते हैं। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो वो आपके लिए कर देंगे, बट आप इन बातों का ध्यान रखना। तो फुल लेंथ मॉक्स आपको कम से कम कितने देने चाहिए, तो प्रोग्रेसिव टेस्ट तो आपको देने चाहिए। जैसे जैसे आपका जितना जितना सिलेबस होता जा रहा है उतने उतने सिलेबस के आधार पर आपका टेस्ट होना चाहिए। आपको आईआईटी एडवांस वाला मॉक टेस्ट देना है, आईआईटी जेई मेन वाला मॉक टेस्ट देना है, तो वो आपके इंस्टीट्यूट तय कर देंगे। नहीं तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि तैयारी खत्म होने के ऑलमोस्ट आसपास तक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जेई मेन के 5 कम से कम दे लेने हैं फर्स्ट शिफ्ट से पहले। ये फुल लेंथ है तो ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ की बात कर रहा हूं। पार्ट टेस्ट तो आपके हर 1-1.5 महीने में एक एक होते रहेंगे, तो वो जरूर देने हैं, एक भी मिस नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस उस मॉक टेस्ट पार्ट टेस्ट तक हुआ है या नहीं हुआ है, वो मैटर नहीं करता। आपको अपने आप को जज करना है, क्योंकि इतना लो स्कोरिंग ये एग्जाम होता है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट होने की चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का बहुत सारा चैप्टर्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो जेई मेन के 5 एटलीस्ट आप दे लें जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट से पहले, जेई एडवांस के 3 आप दे लें जेई मेन की फर्स्ट शिफ्ट से पहले। ये मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जरूर फर्स्ट शिफ्ट जेई मेन का यानी कि जनवरी से पहले 3 एडवांस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दे लें, नहीं तो एंड में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और जेई एडवांस के आपको वैसे भी मॉक टेस्ट अपने 2-3 साल की तैयारी में वैसे भी पार्ट टेस्ट के बेसिस पर देने, हर 2 महीने में एक दे सकते हो, कम से कम इतना कर लेना। जेई मेन के फर्स्ट शिफ्ट के बाद और सेकंड शिफ्ट से पहले यानी कि अप्रैल से पहले आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और जेई मेन के देने हैं, ठीक है, सॉरी जेई एडवांस के 3 दे लो फर्स्ट शिफ्ट से पहले, 3 दे लो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बीच में, और 4 दे लो अप्रैल से अपने 17-18 मई तक जब भी आपका एग्जाम है। तो कुल मिला के आपको 10 जेई एडवांस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने, पार्ट टेस्ट तो देने ही है ना। जेई मेन के 5 बहुत है। अगर आपका टारगेट सिलेक्शन लेना है यानी कि जेई एडवांस के एग्जाम के थ्रू आपको अपनी रैंक निकालनी है, तो आपके लिए जेई एडवांस इंपॉर्टेंट है। जेई मेन के 5 फुल लेंथ टेस्ट बहुत है ना। और जेई मेन के आपको पहली बार में आपका अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा, तो आपको शायद अप्रैल देने की जरूरत भी ना पड़े। अगर देने की जरूरत पड़ रही है तो फिर इसमें आप जेई मेन के आप 4-5 और टेस्ट आप जरूर इंक्लूड कर लेना, यानी कि कुल मिला के आपको 5 + 5 10 फुल लेंथ जेई मेन के टेस्ट देने हैं। हाँ, आप पार्ट टेस्ट वैसे भी आप 2 साल 3 साल की तैयारी में आप देते आ रहे हो। मेरे केस में मेरे टाइम पर बहुत इजीली अवेलेबल थे नहीं पीवाईक्यूज, तो मैं पूरी तरह डिपेंडेंट था फिटजी के मॉक टेस्ट पर, आरटीपीएफ पर। तो मैंने घर पे ही अपने रैंकर्स टेस्ट पेपर फाइल दिए थे और 7-8 टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के दिए थे। तो हमारे केस में ऐसा था। पर आज की तारीख में आपको पीवाईक्यूज बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत ये आती है कि बेस्ट सॉल्यूशन आपको जनरली एक जगह पर नहीं मिल पाते। तो इसीलिए मैंने सभी बच्चों के लिए डिजाइन किया है जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स। आपको अगर पता नहीं है तो जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। देखिए जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो टॉप टीचर हैं जनरली केवल मैं अकेला ही हूं जिसने इतने सालों से आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाया है और खुद आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट। तो उनके द्वारा एक ही जगह पर इकट्ठा एक ही टीचर के द्वारा बेस्ट अप्रोच बताए, मल्टीपल मेथड्स बताए और ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताए, तो वो एक अकेला कोर्स ही है पूरे इंडिया में। तो आपको इसके अंदर मिलता है 2025 और 2026 के जेई मेन के, है ना, जेई मेन के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। जेई मेन के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलते हैं, यानी कि 11th में बच्चा आया, अगर जेई की तैयारी स्टार्ट करी तो आप डे 1 से अपने कंपाउंड एंगल के सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, क्वाड्रेटिक के सवाल, सीक्वेंस सीरीज के सवाल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सवाल, आपके स्ट्रेट लाइन के सवाल, सर्कल के सवाल, जो भी 11th के टॉपिक है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 11th के अंदर आते ही अप्रैल महीने से आप यहां पर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 25-26 के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज करना, ताकि आपको जेई मेन का डे 1 से आइडिया रहे। जेई एडवांस के भी 2001 से लेकर के 2026 तक के सारे पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज भी है और पेपर वाइज भी है। टॉपिक वाइज भी है और पेपर वाइज भी है, ठीक है, दोनों हैं। तो आप एंड तक आते आते अपनी प्रिपरेशन के आप पेपर वाइज भी इनको
कर सकते हैं। तो आपको बहुत फायदा होगा। 1800 क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे हैं। कभी भी मैं ये नहीं बोलता बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस 10,000 20,000 क्वेश्चंस कर लो। आप 4 से 5,000 क्वेश्चंस करें, है ना। डीपीपी के क्वेश्चंस को मैं काउंट नहीं करता हूं, है ना। और अपने क्लास इलस्ट्रेशंस में भले ही मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन लेता हूं, पर उन्हें भी मैं काउंट नहीं करता हूं, क्योंकि वो मैंने आपको करके दिखाए हैं, वो आपने नहीं किए हैं, उसकी अप्रोच आपने तय नहीं करी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपने देखे नहीं है, जो क्वेश्चंस आपके टीचर ने आपको नहीं कराए, है ना, उनको मैं मानता हूं कि वो आपके द्वारा अप्रोच किए गए, आपके द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन है। तो उनकी संख्या मुझे लगता है कि 4 से 5,000 जरूर होनी चाहिए अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की, बेसिकली दैट इज माय पॉइंट। ठीक है, तो 2001 से 2026 के भाई बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। पेपर वाइज, टॉपिक वाइज दोनों आपको मिलता है। डे 1 से आप जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चंस का स्वाद चखो और आगे बढ़ो और जानो कि भाई एग्जामिनर किस तरह से सवाल फ्रेम कर रहा है, कैसे कैसे जेई का एग्जाम धीरे धीरे किस ओर जा रहा है। क्वेश्चंस जेई के अंदर रिपीट होते ही हैं। मैंने हर बार बोला है कि पीवाईक्यूज करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि जेई मेन के अंदर डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन तो मेरे देखे हुए आएंगे ही आएंगे। जेई एडवांस में 3-4 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज मेरे जरूर देखे हुए आएंगे। यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाता है। तो चलो बादशाह, सक्सेस की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।